जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दक्षिणाई क्लासरूम में। हम कैपेसिटर पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने इसके 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए और आज हम शुरू करेंगे कैपेसिटर का लेक्चर 3। लेक्चर 2 के अंदर हमने सर्किट सोल्विंग के एक बेसिक मेथड की बात की थी जिसको हम लूप मेथड बोलते हैं और वो हमने सीख लिया था। इस वाले में हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। लूप के बाद में हमारा जो नेक्स्ट फेवरेट मेथड है जिसको हम बोलते हैं नोडल मेथड, हम आज उसको सीखेंगे। और वो लेक्चर मतलब नोडल मेथड आपको पता है प्रॉब्लम सोल्विंग के लिए सबसे वर्सेटाइल मेथड है, तो आपको ये वाला मेथड अच्छे से आना चाहिए। पर ये काफी हद तक करंट से लिंक करता है, तो अगर वहां पे आपको चमक गया होगा तो यहाँ पे ज्यादा स्ट्रगल नहीं होगा, इजीली आप उसको समझ पाएंगे। फिर इसके बाद में कुछ पोर्शन में हम जाएंगे भाई साहब की कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो सी इक्विवेलेंट कितना है, पैरेलल में कनेक्टेड हो तो सी इक्विवेलेंट कितना है, डिफरेंट टाइप्स आप शेप की देखेंगे, उसमें सी इक्विवेलेंट निकालना सीखेंगे। तो जो करंट में पढ़ा था वैसा सही है आपके पास में, तो आपको इजी लगेगा, आपको टफ नहीं लगेगा और आप इसको एंजॉय कर पाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, मतलब जो हमने पहले पढ़ रखा है वैसा ही वापस करना है और नोडल तो अच्छा है ही। तो आई होप आप इस वाले मेथड को बहुत ढंग से सीखेंगे। और आइए बच्चों इसको फिर शुरू। अभी हम बात करेंगे दूसरे मेथड की जिसका नाम है नोडल मेथड, और ये करंट एक्सिटी में हमारा फेवरेट मेथड था बिकॉज इससे सब सवाल हो जा रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से और कम कैलकुलेशन में हम इसे कर पा रहे थे। तो अभी हम उसी मेथड पे फोकस करते हैं। आपको ये मेथड सही ढंग से समझना है। कैपेसिटर में भी हम कोशिश करेंगे, मोस्टली सवाल इसी मेथड से हम करेंगे। अगर आपको याद होगा नोडल मेथड में तो हमने क्या किया था, नोडल मेथड में हम ये करते थे कि भाई किसी भी अगर आप उसमें करंट वाले चैप्टर में बात करें तो वहां पे हमने ये फैक्ट यूज किया था कि करंट की वैल्यू के लिए पोटेंशियल डिफरेंस मैटर करता है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल मैटर करता नहीं है। मैंने आपको उसके अंदर ये बताया था कि मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है आपके पास में R ओम की, तो इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा, मान लो इसका कुछ 10 वोल्ट है इन दोनों पॉइंट्स का। अब करंट कितना है बच्चों इसमें, 10/R। फिर मैंने बोला अगर ये ऐसा हो जाए आपके पास में ये कुछ 10 वोल्ट हो जाए, ये कुछ 20 वोल्ट हो जाए, अब भी इससे करंट कितना आएगा आपके पास, अब भी करंट I आएगा, अब भी करंट I आएगा। दोनों में I की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, I की वैल्यू आएगी 10/R। मतलब हमने ये चीज सीखा भाई साहब पोटेंशियल मैटर नहीं कर रहा, इस पॉइंट का पोटेंशियल पहले 0 था अब 10 है, फिर भी दोनों में करंट सेम है। क्यों? क्योंकि भाई साहब पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे भी 10 वोल्ट है डेल्टा वी, और डेल्टा वी के लिए यहां पे भी कितने आपके पास 10 वोल्ट। तो हमने उसमें ये सीखा था भाई साहब करंट की वैल्यू के लिए क्या चीज मैटर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मैटर करता है, पोटेंशियल मैटर करता नहीं है। तो हम इसमें कैसे प्रोसीड करते थे, हम किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लेते थे, फिर उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान के उसके रिस्पेक्ट में बाकी पॉइंट्स का पोटेंशियल लिखते थे। फिर आप बोलते हैं सर Q इज इक्वल, वहां पे डेल्टा वी इज इक्वल टू IR, वहां से काम बन जाता था। सेम कंसेप्ट बच्चों हम यहां पे यूज करेंगे। हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लेते हैं, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लिया बच्चों, इसका 0 मान लिया, तो यहां से अब चलेंगे तो इसका कितना बन जाएगा 10 वोल्ट, यहां पे भी कितना बन जाएगा 10 वोल्ट, और यहां पे कितना बन गया 0 वोल्ट। अब भाई साहब आप कैपेसिटर के अक्रॉस पहुंच चुके हैं। अब अगर आप कैपेसिटर के अक्रॉस पहुंच चुके हैं तो आपको पता है सर Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई डेल्टा V, और C की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 फैराड, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 - 0, 10 इज इक्वल टू 100 कूलम। मतलब भाई साहब इस कैपेसिटर की एक प्लेट पे प्लस 100 कूलम आएगा, दूसरी प्लेट में माइनस 100 कूलम आएगा। टारगेट ये भाई साहब चेक करके बताइए किस पे पॉजिटिव, किस पे प्लस आएगा, किस पे माइनस आएगा। तो ऑब्वियसली जो प्लेट हायर पोटेंशियल पे होगी उस पे आएगा प्लस 100 कूलम, और इस पे कितना आएगा बच्चों माइनस 100 कूलम। आप इस बात समझ भी सकते हैं बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब आपको समझ में आ रहा है, यहां से यहां पे जाने में घटना चाहिए, तो घटेगा तो क्या बोलेंगे आप, अगर आप यहां से यहां पे जाएंगे, यहां से यहां पे जाएंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हैं, तो माइनस Q/C करेंगे तो घट जाएगा आपके पास। तो सिंपल सी बात है यार, जो प्लेट हायर पोटेंशियल पे उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो लोअर पोटेंशियल पे उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। सिंपल सी कहानी थी, नोडल की प्रैक्टिस हम वहां पे कर चुके थे, तो ये बात आपको इजीली समझ में आनी चाहिए। अब आइए थोड़ा सा और सवाल करते हैं, उससे हमें थोड़ा और बेटर क्लियरिटी आएगी चीजों को लेके। आप मैं सवाल दे रहा हूं आपको, आप इसे मुझे करके बताइए कितना कितना आ रहा है आपके पास। दिस इज 10 वोल्ट एंड दिस इज 20 वोल्ट। अच्छा, दिस इज 5 फैराड, दिस इज 10 फैराड। बच्चों आपको यह बताना है कि हर एक कैपेसिटर की प्लेट पे कितना कितना चार्ज आएगा, पॉजिटिव किस पे आएगा, नेगेटिव कितने किस पे आएगा, ये भी आपको बताना है। आप मुझे करके बताइए फटाफट इस सवाल को। बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये। तो आप क्या बोले सर किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लीजिए, हमने इसका 0 मान लिया। अगर आपने किसी और का 0 माना होगा तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंट आएगा, पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो हमने इसका 0 माना, इसको 0 माना, इसका कितना बन जाएगा 10, तो यहां पे भी कितना बन गया बच्चों 10, यहां पे भी कितना बन गया 10।
यहां से आगे जाने का रास्ता नहीं है बिकॉज कैपेसिटर है, जैसे वहां पे रेजिस्टेंस में हुआ करता था। तो आप बोलेंगे सर ये रास्ता फेल है, वापस से उल्टा है, यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे भी कितना जीरो, यहाँ पे कितना आपके पास जीरो। अब आप देखिए ये जो कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर है इसके लिए आप कहें Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई डेल्टा V। C की वैल्यू कितनी 10, डेल्टा V की वैल्यू कितनी 10, तो कितना आ जाएगा 100। तो इस वाली प्लेट पे जो पोटेंशियल चार्ज आएगा वो 100 आएगा। और आपको पता है ये वाली हायर पोटेंशियल पे है तो ये पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव 100 कूलम। बच्चों चमक गई ये बात। अच्छा इसके लिए बोल सकता हूं क्या मैं, इसके लिए डायरेक्टली बोल सकता हूं क्या सर Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई डेल्टा V। ये सही है या गलत है? ऐसे कर सकता हूं मैं, डायरेक्टली बोल सकता हूं सर इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। नहीं 10 वोल्ट नहीं है दोस्त, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके पीछे बैटरी आ गई। याद कर रेजिस्टेंस वाले केस कि जब आप लिख रहे हैं कि I इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई आर, आई इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई आर, तब मैंने बताया था ये पुरानी बातें हैं। I इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई आर लगाते वक्त खतरा क्या था, बीच में क्या नहीं होना चाहिए, बैटरी बीच में नहीं होना चाहिए, बीच में बैटरी या फिर क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, और जंक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जब आप ये एक्सप्रेशन लगाएं, जिन दो पॉइंट्स के जो पोटेंशियल डिफरेंस उठा रहे हैं उन दोनों पॉइंट्स के बीच बैटरी या फिर जंक्शन नहीं होना चाहिए। सिमिलर कंसेप्ट यहां पे होगा, Q इज इक्वल टू C डेल्टा V में। दिस इज भी अगेन खतरा, क्या बीच में क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, बैटरी या फिर जंक्शन नहीं होना चाहिए। पर अब की बार तो है भाई साहब, की बार है तो पहले बैटरी को क्रॉस करो। तो आप बैटरी क्रॉस करते हैं, तो बैटरी से बोला भाई से छोटे डंडे से बड़े डंडे पे जाऊंगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यहां पे कितना आ गया, 30 आ गया। अरे चमक गया। अब सवाल हलवा है। कैसे हलवा है सर, पोटेंशियल डिफरेंस है 30, कैपेसिटेंस कितना है 5, तो 30 मल्टीप्लाई 5 150। तो भाई साहब इस वाली प्लेट पे जो चार्ज आएगा दैट इज 150 कूलम, और इस वाली प्लेट पे जो चार्ज आएगा दैट इज -150 कूलम। तो ये सब पुरानी यादें हैं, हम जो पुरानी चीजें हम कर चुके थे उसी की प्रैक्टिस हो रही है, कुछ नया नहीं लग रहा है। बस वहां पे था I इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई आर, यहां पे है Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई डेल्टा वी। कर पाएंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको फटाफट छापिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं एक और सवाल के ऊपर और थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं नोडल मेथड की। नोडल मेथड की प्रैक्टिस के लिए बच्चों एक और सवाल आपके सामने है। आप मुझे वहां पे बताइए कि हर एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा, पर ध्यान से आप ये भी देख के बताएंगे कौन सी प्लेट पे पॉजिटिव आएगा, कौन सी प्लेट पे नेगेटिव आएगा। आपके हवाले है सवाल, फटाफट करके बताइए। एक काम कीजिए, इस वाले पॉइंट को जीरो मानिएगा ना, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मानिए, ताकि हमारा जो मैं भी लिखूं और आप जो लिखें दोनों सेम रिजल्ट दिखाई दें। हाँ भी हुआ बच्चों, आइए अब करते हैं। तो आप बोलेंगे इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल जीरो आ गया, इसका जीरो आ गया, तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 30 आएगा। सही है, इसका जीरो छोटे से बड़े पे जाएंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा आपके पास जीरो आएगा, यहाँ पे भी कितना आएगा जीरो आएगा, यहाँ पे भी कितना आएगा जीरो आएगा। इतना सही। मैंने इससे बोला ऊपर जाने दे, कैपेसिटर बोला नहीं जाने दूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे ऊपर चार्ज नहीं पता। मैंने बोला ठीक है। इससे बोला ऊपर जाने दे, तो बोला बैटरी है, हमने बोला बैटरी में जाना आता है, बड़े डंडे छोटे डंडे बजाओ तो क्या घटेगा, घटेगा तो भाई साहब यहाँ पे कितना आएगा -5 वोल्ट। ठीक है जी, इससे ऊपर नहीं जा सकता बिकॉज कैपेसिटर आ गया, यहां से ऊपर नहीं जा सकता, मतलब ये रास्ता बंद हो गया। वापस इसी रास्ते पे ऊपर गए, यहाँ पे 30 आया बच्चों, तो यहाँ पे भी कितना आया 30। इससे बोला आगे जाने दे, तो बोला अलाउड है, बैटरी के चलना आता है। मैंने बोला हाँ आता है, वो मैंने बचपन में सीखा था। तो ये आया 40 वोल्ट। क्लियर भाई साहब, यहाँ पे भी कितना 30, यहाँ पे कितना 30। अब कहानी खत्म। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस सही से लिखा है तो कहानी खत्म है। कैसे खत्म है, इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना 30, तो Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई डेल्टा V। वो आदत निकाल दो, वहां पे था I इज इक्वल टू डेल्टा V बाय R। ये मत करना डेल्टा V डिवाइड बाय 10 करना है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे चार्ज निकालना है। क्या फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई डेल्टा V। करके बताइए फटाफट कितना आएगा, C मल्टीप्लाई डेल्टा V। सिंपल कैलकुलेशन 300, ये प्लस का 300, ये माइनस का 300। डन। इसमें बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना 35 का, 35 मल्टीप्लाई 5, ये आएगा चार्ज आपके पास, कितना आ गया ये 175।
क्लियर है? तो यहां पे आपके पास में आ गया 175, मतलब ये प्लस 175 बच्चों और ये वाला माइनस 175। यहां पे देखो, यहां पे कितना आएगा 40 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा 80 आएगा। तो यहां पे कितना आएगा प्लस 80 और यहां पे कितना आएगा माइनस 80। कहानी खत्म, सारे रिजल्ट हमने निकाल दिए। तो सिंपल था सवाल, बस आपको चलना आना चाहिए, पोटेंशियल लिखना आना चाहिए। पोटेंशियल लिखने के बाद ध्यान रखिएगा जिस पॉइंट का पोटेंशियल हायर है वो पॉजिटिव प्लेट है और जिसपे लोअर है वो नेगेटिव प्लेट है कॉरस्पॉन्डिंग। ये जो खास खतरा था वो क्या खतरा था कि जब आप Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी लगा रहे हैं तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में डेल्टा वी लगाया है उसके बीच में बैटरी नहीं होना चाहिए और जंक्शन नहीं होना चाहिए। ये खतरे वाले पॉइंट है, यहां पे आप लोग फंस सकते हैं। अब आप याद कीजिए यार बच्चों, इसके बाद में हम कहां पे गए थे? नोडल का हमने ये वाला अप्रोच पढ़ लिया था, जब हमें हर एक पॉइंट पे जाने का रास्ता मिल गया था। उसके बाद में हमने क्या किया था, कुछ याद है आपको? हाँ, उसके बाद में हमने वो पॉइंट्स किए थे, हमने वैसे सवाल किए थे जिसमें एक पॉइंट का पोटेंशियल पता होता नहीं है। और जब एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता होता तब हम क्या लिखते, कि इक्वेशन लिखते थे I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। फिर वहां से x की वैल्यू आती थी, फिर कहानी खत्म हो जाया करती थी। कुछ याद आ रहा है? सवाल करते हैं तो आई होप आपको चमक जाएगी वो बात। ऐसा सवाल बना देते हैं, ऐसा ही सर्किट बनाया था उसमें, बस उसमें इसके बजाय रेजिस्टेंस थी, ऐसे बना दिया आपने। दिस इज बैटरी, दिस इज 40 वोल्ट, दिस इज 10 वोल्ट, 5 फेराड, 2 फेराड, 10 फेराड एंड दिस इज 5 फेराड। क्लियर है बच्चों? आपसे बोला गया फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। पहले एक बार आप ट्राई लीजिए ना, फिर उसके बाद में अपने डिस्कस करेंगे। वो बेसिक आप जानते हैं और इतना आप सोच भी सकते हैं कि भाई उसको और इसमें क्या बदलाव करने हैं बेसिक। आप इस सवाल को अप्रोच कीजिए बच्चों, इस वाले सवाल को, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। हुआ भाई? अगर आप कर रहे हैं अभी तो आप एक बार स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, हम इस सवाल को प्रोसीड कर रहे हैं। आप स्क्रीन को पॉज करें, पहले खुद अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए, मैं इस सवाल को कर रहा हूं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने बोला इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लेता हूं। इसका कितना मान लिया, 40 हो जाएगा। ठीक है सर जी, इसका भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ पे 40 तो यहाँ पे भी कितना 40 और यहाँ पे भी कितना 40। इससे आगे नहीं जाने दे रहा, ये इससे भी आगे नहीं जाने दे रहा, तो मैंने बोला ये रास्ता छोड़ दो, दूसरा रास्ता पकड़ो। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितना बच्चों 0, यहाँ पे भी कितना 0। अब इससे आगे जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, बिकॉज बैटरी है। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा -10 वोल्ट। अब फंस गए भाई साहब, इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं मिला। और जब हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल वहां पे नहीं मिल रहा था, उसका हमने पोटेंशियल कितना माना था, x माना था, x मान लिया। फिर वहां पे क्या किया था, वहां पे इसमें करंट लिखा था I1, इसमें I2, इसमें I3। पर कैपेसिटर में करंट पे चर्चा नहीं होती, कैपेसिटर में चार्ज पे चर्चा होती है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, सुनना मेरी बात को। आप, मैं बोल रहा हूं ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट, सुनना मुझे ढंग से फोकस करके बात को। ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, ये तीनों आपस में आइसोलेटेड प्लेट्स है। अगर आप इसको यहां से खींच के लेके जाएंगे तो तीनों प्लेट आपके साथ साथ में घर चली जाएगी। सही बोल रहा हूं मैं? ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, ये तीनों प्लेट अपने आप में क्या है, आइसोलेटेड प्लेट है। अगर ये तीनों प्लेट अपने आप में आइसोलेटेड प्लेट है, इसका मतलब क्या, जो इन पे इनिशियल चार्ज था वही क्या होना चाहिए, फाइनल चार्ज होना चाहिए। सही बोल रहा हूं भाई साहब? इस पे, इन तीनों पे जो इनिशियल चार्ज का सम था वही फाइनल चार्ज होना चाहिए। और इनिशियल चार्ज कितना था, 0, बिकॉज़ जब सर्किट ओपन था तो कोई चार्ज नहीं होगा इनके ऊपर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या बोला, मैंने बोला मान लो किसी फाइनल सिचुएशन में इस पे कुछ चार्ज Q1 आ गया, इस पे चार्ज कितना आ गया, Q2 आ गया, और इस पे चार्ज कितना आ गया बच्चों, Q3 आ गया। मैंने मान लिया ऐसा, मैंने माना भाई साहब इस पे चार्ज कितना है, Q1, इस पे कितना Q2, इस पे कितना आया Q3। और जब भी वेरिएबल टर्म दिखाई देगी मैं इसे पॉजिटिव मानूंगा। मैं मानूंगा भाई साहब Q1 पॉजिटिव है। सर अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, Q1 अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपने कुछ गलत माना अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, पर बिना जानबूझ के मैं अपना पैर कुल्हाड़ी पे नहीं मारूंगा। मुझे पता भाई साहब नेगेटिव लेने के बाद कई दिक्कत आती है, बिकॉज Q/C में जो चार्ज लिखना होता है पॉजिटिव का लिखना होता है।
क्लियर। तो मैंने ये तीन मान लिया, मैंने बोला यार मान लो स्विच को बंद करने के बाद में इस पे और इस पे और इस पे जो चार्ज है Q1 Q2 एंड Q3। अब आपको पता है भाई साहब ये तीनों अगर आइसोलेटेड प्लेट है आपके पास में तो क्या होना चाहिए आपके पास में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 दैट शुड बी इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बच्चों क्या होना चाहिए आपके पास में 0। ये किसकी वजह से बोल सकते हैं आप, ड्यू टू चार्ज कंजर्वेशन, ड्यू टू चार्ज कंजर्वेशन। अब भाई साहब Q1 की वैल्यू निकालो, कितनी वैल्यू आएगी Q1 की आपके पास, Q1 की वैल्यू आएगी x। अब अच्छा यार Q1 की वैल्यू कैसे निकाले, मैं तो नहीं चमक रहा। तो मैंने बोला Q1 क्या होगा, C मल्टीप्लाई डेल्टा V, C मल्टीप्लाई डेल्टा V। C की वैल्यू कितनी है बच्चों 10 फैराड, इस वाले की कैपेसिटेंस कितने 10 फैराड। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है x माइनस 40। सर आपने 40 माइनस x क्यों नहीं लिखा, अरे भाई साहब हमने Q1 को पॉजिटिव माना है, हमने Q1 को क्या माना है पॉजिटिव, तभी तो मैं बोल सकता हूं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। अरे मेरी बात समझ में आ रही है। तो मैंने यहां पे जो Q1 लिखा है वो मैंने पॉजिटिव मान के लिखा है। इज इट क्लियर। तो हमने मान के चला भाई साहब Q1 आपके पास में पॉजिटिव नंबर है, अगर नेगेटिव होगा तो अपने आप Q1 की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अगर ये नेगेटिव होता तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करके चली जाती है आपके पास में, पर हमने ऐसे ही माना भाई साहब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और तीनों का नेट सम कितना होना चाहिए आपके पास 0 होना चाहिए। अगर आप ऐसे मानते भाई साहब कि Q1 एक नेगेटिव नंबर है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो इक्वेशन में कुछ बदलाव आता है आपके पास, फिर लिखना पड़ता Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर आप यहां पे जाएं Q2 के लिए, Q2 की वैल्यू कितने की 5 मल्टीप्लाई डेल्टा V, दिस इज C मल्टीप्लाई डेल्टा V। आइए Q2 के हिसाब से C कितना है 5, डेल्टा V कितना है x। अगर हम बात करें Q3 के लिए C कितना है, C डेल्टा V 2 और ये बन गया x प्लस 10। अरे बच्चों चमक की इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब आप क्या लिखेंगे, अब आप ये लिखेंगे भाई साहब C डेल्टा V मतलब दिस इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। इसको मैथमेटिकली बराबर कर देता हूं मैं, मतलब यहां से वैल्यू लिख देता हूं मैं इसकी। तो ये तो आएगा 10x माइनस 40 प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है x की वैल्यू निकालना। अगर मुझे x की वैल्यू मिल गई तो मैं हर एक पॉइंट का पोटेंशियल मुझे पता लग जाएगा, फिर मैं कोरस्पॉन्डिंग चार्ज लिख सकता हूं। तो ये बन गया 10x प्लस 5x प्लस 2x इज इक्वल टू, यहां पे माइनस 400, दिस इज माइनस 400 और वहां पे आपके पास में 20 आ गया तो कितना आया 380 आया, दिस विल बिकम 380। मेरी बात समझ में आ रही है। दिस इज 10x 5x और 2x तो कितना आया आपके पास, ये टर्म इधर लिख दी मैंने, ये बना माइनस 400 और उसमें 20 घटाया 380। अब आप इसे सोल्व कर दीजिए बच्चों, ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास 17 380 बाय 17 वोल्ट। अब अगर ये वाली वैल्यू आ गई तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप हर एक पॉइंट का पोटेंशियल आपको मिल गया है। आप यहां पे फाइनल रिजल्ट ऐसे बना के लिख सकते हैं, ये आपके पास कितने वोल्ट का, दिस इज 40 वोल्ट। अच्छा इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिखा, कितना आ रहा है आपके पास 380 बाय 17, इसका कितना है आपके पास 40, यहाँ पे कितना है 0 और यहाँ पे कितना है -10। तो आप निकाल पाएंगे यहाँ पे जिस पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, इस वाली ये रिपीट पॉजिटिव पोटेंशियल की आएगी, कितना आएगा इस पे चार्ज, इस पे अगर आप चार्ज लिखेंगे दिस विल बी 10 मल्टीप्लाई 40 माइनस 380 बाई 17, इस वाली पेट पे चार्ज आ गया, पॉजिटिव आएगा ये वाला। इस पे अगर आप देखेंगे तो ये वाले इस वाली पेट पे चार्ज कितना आएगा आपके पास, दिस इज 5 मल्टीप्लाई 380 बाई 17। इस पे अगर आप चार्ज देखेंगे तो कितना आएगा, ये वाली पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये 380 बाई 17 है, ये -10 है। अब आप चेक करें, जैसे 40 बड़ा था इससे तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव आएगी, इसमें ये वाला बड़ा था तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव आएगी, इन दोनों में ये वाला बड़ा था तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव आएगी। ये आपके पास कितना है बच्चों 380 बाई 17 -10 मल्टीप्लाई कितना 2 फैराड। आप देख लीजिए मैं सब पे चार्ज लिख दिया है। तो अगर आपको पोटेंशियल मिल जाता है फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप हर एक पॉइंट का पोटेंशियल लिख सकते हैं। आई होप आपने इससे इस मेथड से सीख लिया होगा। आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने एक और सवाल करते हैं प्रैक्टिस के लिए। बच्चों हमने एक और सवाल लिया है ताकि हम नोडल की थोड़ी और प्रैक्टिस कर पाएं। आप मुझे बताइए कि हर एक प्लेट पे कितना कितना चार्ज आएगा। ये आपको एक चार्ज बताना है हर एक कैपेसिटर पे, फिर ये बताना है कौन सी प्लेट पॉजिटिव है कौन सी प्लेट पे नेगेटिव है। बता पाएंगे आप? करके बताइए फटाफट।
रगड़ दिया भाई। किया जाए सवाल को, मैं कर रहा हूं, अगर आपने नहीं किया स्क्रीन पॉज कर दीजिए। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, किसी एक मोड का पोटेंशियल जीरो मानते हैं। तो अगर पहले बताया थोड़ा अच्छा रहता ना। मान लीजिए मैंने इसका जीरो माना, इसका जीरो माना, आपने भी इसका जीरो माना होगा शायद। इसका जीरो तो बच्चों ये वाला पॉइंट भी कितना जीरो, ये वाला पॉइंट भी कितना जीरो। इससे आगे नहीं जा सकते, रास्ता बंद है, बिकॉज कैपेसिटर है, जब तक चार्ज पता नहीं होगा तब तक आगे मूव नहीं कर सकते। इससे आगे जा सकते हैं, ये बोला हाँ मैं बैटरी हूं, चला जा, पता होना चाहिए, मैं मुझे अपने को सब पता है। छोटे से बड़ा 5 वोल्ट। यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, इसका x मान लिया, बिकॉज इसका नहीं पता, कोई भी रास्ता नहीं जा रहा ना, ये रास्ते में जा रहा, कोई नहीं जा रहा आपके पास। अब आप क्या बोलेंगे भाई साहब, अब आप बोलेंगे इस वाले पे ऐसा हो गया, इस पे कुछ चार्ज Q1 मान लो, इस पे कुछ Q2 मान लो, और यहां पे इस बैटरी मान लूंगा Q3। नहीं भाई साहब, बैटरी पे चार्ज नहीं, किस पे, कैपेसिटर पे Q3। फिर आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। गहरी सांस लेके एक बार ये देख लीजिए चमक गया क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। अब भाई साहब Q1 की वैल्यू लिख, Q1 की वैल्यू कितनी है, x माइनस 5 मल्टीप्लाई 10। अरे सही, इसके ऊपर लिखते हैं, अब Q2 लिखते हैं। Q2 कितना है बच्चों, x माइनस 0 मल्टीप्लाई 5। Q3 लिखना है, Q3 लिखेंगे तो क्या, इसके क्या लिख सकता हूं, क्या x माइनस 0 मल्टीप्लाई 2। Q3 के लिए क्या लिख सकता हूं, x माइनस 0 मल्टीप्लाई 2। नहीं लिख सकते सर, क्यों नहीं लिख सकते भाई साहब, पीछे बैटरी है, और मास्टर बार बार बता रहा है भाई साहब पीछे बैटरी होगा, जंक्शन होगा, तो Q इज इक्वल टू C मल्टी C डेल्टा भी नहीं लगाना है। किसके अक्रॉस लगाना है, सिर्फ कैपेसिटर के अक्रॉस, मतलब इस बैटरी को पार करना पड़ेगा। तो आइए इसको फटाफट पार कर देते हैं। कैसे पार करेंगे, इसका x हो गया, यहां पे अगर आप जाएंगे तो घटेगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ गया, x माइनस 2। x माइनस 2 क्लियर। अच्छा, अब अगर इसका x माइनस 2 है, आपने इसको Q3 माना है, तो आप क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 2 माइनस 0 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 0। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप कभी फ्यूचर में फंसते हैं तो इस जगह फंसने की प्रोबेबिलिटी है क्या, कि Q इज इक्वल टू C डेल्टा V। जब आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे जो Q आ रहा है वो कौन सी प्लेट का आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव प्लेट का आ रहा है। इसका आ रहा है पॉजिटिव प्लेट का। इसी वजह से मैं इस Q3 को, जो Q3 है उसको मैं ये नहीं बोल रहा सर ये नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज आप लिखेंगे C डेल्टा V से, तो C डेल्टा V से हम ये Q3 को मान रहे हैं, Q3 आएगा, तो Q3 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज होना चाहिए। सही, तो हम क्या कर रहे हैं, जो Q1 Q2 Q3 माना, उन तीनों क्या माना है, पॉजिटिव। जब भी आपके पास कोई वेरिएबल टर्म आए ना, तो उसको हमेशा पॉजिटिव चार्ज मान के चल लेना, लिखते वक्त आसानी होती है। आगे आपके पास ये, इसको प्रोसीड करते हैं बच्चों, देखिए कितना आ गया, 10x माइनस 50 प्लस 5x, और यहां पे बन गया माइनस 2x माइनस 4। अब सही है क्या, 10x माइनस 50 5x एंड दिस विल बिकम 2x माइनस 4। अब भाई साहब इसको सोल्व कर लो तो कितना बनाइए, 10 और 15 17 17, थोड़ा सा बचेगा, अच्छा रिजल्ट बन जाता। अगर 51 होता तो अच्छा बन जाता ना, कोई बात नहीं, जो आया अब तो आया। ये आ गया भाई साहब, x की वैल्यू आ गई 54/17। अब देखिए जब x की वैल्यू आ गई तो कहानी खत्म होगी। कैसे खत्म हुई कहानी, देखिए ऐसे कैपेसिटर था आपके पास, ऐसा था, आपने बोला सर इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 मानना है, तो इसका कितना 54/17। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप इस वाले का 0 मानेंगे ना, और आपने इसको x मानना होगा, तो इसकी वैल्यू कुछ माइनस 54/17 आएगी। अगर आपने यहां पे 0 मानना होगा तो कुछ और वैल्यू आएगी। ये वाली वैल्यू x की तभी आएगी जब आपने यहां पे 0 माना है। क्लियर, ठीक। ये वाला पोटेंशियल कितना, ये 5 फेराड का है आपके पास, दिस इज 10 फेराड एंड दिस इज 2 फेराड। तो यार इस पे देख, ये वाला पोटेंशियल 0 है, दिस इज 54/17, मतलब ये हायर पोटेंशियल है, ये वाला वो लोअर पोटेंशियल है। तो इस पे चार्ज आएगा, ये प्लेट पॉजिटिव आएगी, कितना आएगा 54 मल्टीप्लाई 5/17 कूलम। यहां पे कितना है बच्चों, ये बन गया 5, दिस इज 5 वोल्ट ना, तो इस पे जो चार्ज आएगा ये 5 है और ये 54/17 है। तो कौन बड़ा है, 5 बड़ा है कि 54/17 बड़ा है, 5 बड़ा है। अगर 5 बड़ा है तो बच्चों इस वाली प्लेट पे जो चार्ज आएगा, दिस विल बी पॉजिटिव प्लेट, और चार्ज कितना आएगा 5 माइनस 54/17 मल्टीप्लाई कैपेसिटेंस कितना है 10 फेराड। क्लियर। सिमिलरली आप इस पे चलिए, तो यहां पे कितना पोटेंशियल बन गया, यहां पे बन गया 54/17 माइनस 2। सही, तो ये कितना बन गया वो 34 और 20/17 ना, सही किया ये 20/17, और इसका कितना 0, मतलब ये वाली प्लेट क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, दिस विल बी पॉजिटिव प्लेट, और चार्ज कितना है 20/17 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 40/17 कूलम।
तो यार एक बार आपको हर एक पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा तो दिक्कत नहीं है, फिर तो आप इजीली प्रोसीड कर सकते हैं। आपको पोटेंशियल पता है, फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए और Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी। पर ध्यान रखिएगा भाई साहब, कौन सी प्लेट पॉजिटिव और कौन सी प्लेट नेगेटिव, कैपेसिटर में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी प्लेट पॉजिटिव है कौन सी प्लेट नेगेटिव है। चमक गया, छापिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑन नोडल मेथड। आप इसमें मुझे करके बताइए कि भाई साहब हर एक कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, ये फटाफट निकाल के बताइए। पहले हम 0 1 को फिक्स मान लें ताकि रिजल्ट ना वेरी करे। हम इसको 0 मान रहे हैं ना, तो आप भी इसी पॉइंट को 0 मान के प्रोसीड कीजिएगा। अभी हुआ, हम इसे कर रहे हैं। आप स्क्रीन पॉज कर लीजिए अगर अभी तक नहीं कर पाए आप। तो हमने बोला ये वाला 0 तो ये भी 0 और ये भी 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये आगे जा नहीं सकते बिकॉज कैपेसिटर है, चार्ज नहीं पता, यहां से भी नहीं जा सकते, यहां से जा सकते हैं, चले जाते हैं 4। तो इसका कितना मान लिया, पोटेंशियल कुछ x मान लिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, x+2, कहानी खत्म। यहाँ पे कितना x और यहाँ पे भी कितना x। अब मैं ये बोल रहा हूँ भाई साहब इस वाले प्लेट पे कुछ चार्ज Q1 मान लो, इस पे कुछ Q2 मान लो, इस पे कुछ Q3 मान लो। तो मेरा एक्सप्रेशन लिखा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। तो Q1 की वैल्यू लिखी, दैट इज x माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस Q2 की वैल्यू बच्चों आपके पास में है x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। Q3 पे अगर आप लिखेंगे तो कितना आएगा, 4x इज इक्वल टू 0। वापिस देखिए यहां पे आया x माइनस 4 मल्टीप्लाई 2, दिस विल बी x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 एंड दिस विल बी x मल्टीप्लाई 4, ठीक है बच्चों। Q1 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। अब आजा फटाफट रगड़ देते हैं सवाल को। ये 2x माइनस 8 प्लस 2x प्लस 4 प्लस 4x 0 आ गया आपके पास। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू आ गई 4, ये 2 6 और यहाँ पे आ गया 8x। 8x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -4 प्लस 4 सॉरी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, हाफ वोल्ट। अब सवाल में कुछ नहीं बचा, फटाफट पोटेंशियल लिख के इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू आपके पास हाफ आ गया। फाइनल आंसर में अलग बना दो क्या, दिस इज 4 फेराड। अच्छा यहाँ पे ये आया आपके पास 0, तो ये कितना आया, हाफ आया। यहाँ पे ये वाला हाफ आया, दिस इज 0, ये भी हाफ आया। यहाँ पे ये 0, तो ये बन गया बच्चों 4 वोल्ट और दिस विल बिकम 3/2 है ना, 5/2, दिस विल बिकम 5/2। तो ये पोटेंशियल लिख दिया, कैपेसिटेंस लिख दी, इसकी 2 फेराड है और इसकी कितने फेराड है आपके पास भाई, 2 फेराड है। अब आप कर दो काम इसका, तो ये वाला हायर पोटेंशियल बन जाएगा, कितना बनेगा आपके पास में 5 कूलम। इस पे चेक कर दो यार, ये कितना बनेगा, ये हायर बनेगा 2 कूलम। इस पे देखेंगे तो ये वाला हायर बनेगा 4 वोल्ट एंड दिस इज 3.5 है ना, 3.5 है तो 7 कूलम बन जाएगा। दिस विल बिकम पॉजिटिव और 7 कूलम। डन। ये तीनों प्लेट अपने आप में आइसोलेटेड है। अगर आप ढंग से थोड़ा फील करके देखेंगे, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, ये तीनों अपने आप में आइसोलेटेड है। ये वाली और ये वाली, और तीनों पे इनिशियल चार्ज 0 था, फाइनल भी 0 है। कैसे 0 है, इस पे +7 है, इस पे -5 है, इस पे -2 है, टोटल कितना है 0। ऐसे आप प्रीवियस वाले में देख सकते थे। आइसोलेटेड प्लेट कौन कौन सी है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। अगर आप इस वाले पॉइंट को खींचेंगे, इस वाले प्लेट को लेके जाएंगे, जैसे यहां से खींचा आपने, ओ वाले पॉइंट से खींचना शुरू किया, तो ये वाली प्लेट आपके साथ चली जाएगी, ये वाली प्लेट चली जाएगी और ये वाली प्लेट चली जाएगी। मतलब इन तीनों का चार्ज आपस में एक दूसरे को मिल सकता है। ऐसा नहीं हो सकता भाई ये चार्ज कूद के वहां चला जाएगा, नहीं जा सकता। तो ये दोनों प्लेट, तीनों प्लेट अपने आप में आइसोलेटेड है, ये और ये तीनों अपने आप में आइसोलेटेड है। तो इन तीनों पे इनिशियल चार्ज 0 था, फाइनल भी 0 होना चाहिए, है +7 -5 -2 0। ऐसा आप इसे प्रीवियस वाले सवाल में भी देख सकते थे। आपको आप अगर चाहते हैं थोड़ा डेप्थ में जाने के लिए, सोचना चाहते हैं, तो प्रीवियस जितने केस किया वहां पे देखिए कौन कौन सी प्लेट आइसोलेटेड है। जो प्लेट्स आइसोलेटेड होगी उन पे जो इनिशियल चार्ज होगा वही फाइनल चार्ज होगा। तो हमने बेसिक नोडल मेथड खत्म कर लिया। इसके बाद में आपको याद होगा करंट के अंदर मैंने क्या किया था, ऐसे सर्किट बनाए जिसमें रेजिस्टेंस के बीच में कैपेसिटर फंस जा रहे थे।
एक ब्रांच के अंदर। मतलब आप हो गया कि भाई बीच में बैटरीज भी है, कैपेसिटर भी है, वो बीच में स्टक हो जाते हैं, तो आप डायरेक्टली आई इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय आर नहीं लगा पा रहे थे। फिर मैंने उसमें आपको एक रास्ता दिया था, क्या कि भाई साहब एक ब्रांच के अंदर रेजिस्टेंस या बैटरी को आगे पीछे शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस तरह का केस इसमें भी किया जा सकता है, पर पहले हमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ेगा। तो आप इसको छाप लीजिए, फिर हम इसके बाद में जो चर्चा करने वाले हैं वो हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में जब भी हम चर्चा करेंगे तो ये चर्चा करें भाई साहब पहले तो कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका कैसा है, फिर उसके बाद में हम नोडल पे वापस एक बार आएंगे उस तरीके का सवाल लेके जिसमें हमें एक ब्रांच में शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, छाप लीजिए इसको। बच्चों अभी हम बात करेंगे कि अगर आपके पास में कई कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हो तो उनका सी इक्विवेलेंट कितना आता है। रेजिस्टेंस में हमने इसके बारे में चर्चा की थी, वहां पे जो आर इक्विवेलेंट था दैट इज सीरीज में था आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर सीरीज में कैपेसिटर होगा तो क्या उसका C1 प्लस C2 प्लस C3 आएगा कि नहीं आएगा, वो सब चेक करना चाहते हैं हम। तो देखिए क्या कॉम्बिनेशन आपके पास में तीन कैपेसिटर में जोड़ दिया, एक ये वाला कैपेसिटर, एक ये वाला कैपेसिटर, एक ये वाला कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, इसी कैपेसिटर C1, इसी कैपेसिटर C2 एंड इसकी जो कैपेसिटेंस है आपके पास वो C3 मान लीजिए। ठीक है, अब आपसे पूछा गया बताइए इसका सी इक्विवेलेंट कितना होगा, तो मैंने यहां पे इसकी जगह यहां पे एक सी इक्विवेलेंट बना दिया। अब देखिए हम मान लेते हैं इस वाले पॉइंट का नाम कुछ ए है और इस वाले पॉइंट का नाम बी है। अगर आप इसका इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो इसका लॉजिक ये बनता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है वही इसके अक्रॉस आना चाहिए, इसका नाम भी ए और इसका नाम भी बी। अब आप ये देखिए यार, यहाँ पे कुछ चार्ज मान लेते हैं हम जब सीरीज में है तो सीरीज में बेनिफिट क्या होगा, इस पे जितना चार्ज जाएगा उतना ही इस पे जाएगा और उतना ही इस पे जाएगा और इतना ही इस पे जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को अगर आपको डील करना है दो चीजें आपको देखनी है। पहली बात तो क्या कि यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है आपके पास में, हर एक जो कैपेसिटर है डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटेंस, उन सभी में चार्ज है वो सेम आएगा आपके पास, और जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वही इसके अक्रॉस आना चाहिए। अब आप करके देखिए, तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ V1 है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ V2 है, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V3, और यहाँ पे मान लेते हैं ये V इक्विवेलेंट, दिस इज V इक्विवेलेंट। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि V इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा आपके पास, V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा V इक्विवेलेंट की वैल्यू देखता हूं, V इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी Q डिवाइड बाय C इक्विवेलेंट। ठीक है जी, V1 की वैल्यू देखता हूं, V1 की वैल्यू कितनी है, Q डिवाइड बाय C1। यहाँ पे कितना है, Q डिवाइड बाय C2, यहाँ पे कितना है, Q डिवाइड बाय C3। क्लियर, माइनस लगाना चाहे मान लीजिए आप इसको पॉजिटिव माना पूरे माइनस लग जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देखिए Q Q Q Q साफ हो गया, तो भाई साहब 1 बाय C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आई दैट इज 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो ये भाई साहब जस्ट उल्टा हो गया। जस्ट उल्टा कैसे हो गया, क्योंकि ये वाला रिजल्ट जो था ऐसा रिजल्ट आया था रेजिस्टेंस में, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कंबाइंड थी उस टाइम पे 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 के ऑर्डर का आ रहा था। पर इस वाले केस में अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो रेजिस्टेंस के पैरेलल की तरह जुड़ता है। कैपेसिटर का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो रेजिस्टेंस के पैरेलल की तरह जुड़ता है, तो ये बात याद रखिएगा। अब हमें इतनी हैबिट हो चुकी है रेजिस्टेंस की कि हमें जब कैपेसिटर में सीरीज में दिखाई देगा तो हम डायरेक्टली जोड़ देंगे C1 प्लस C2, पर वो गलत हो जाएगा। तो यहां पे खतरा मेंशन कर लीजिए, ध्यान से करना है। खतरा क्या, C इक्विवेलेंट ध्यान से निकालना, ध्यान से निकालना। इसमें गलती होने के फुल चांस रहते हैं आपके पास। क्यों फुल चांस रहते हैं, बिकॉज हमें आदत रहती है रेजिस्टेंस की, और जैसे रेजिस्टेंस जुड़ता है वैसे कैपेसिटर जुड़ता नहीं है। तो आप इसको छापिए, फिर अपने आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे भाई साहब अगर आपके पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हो तो उसमें सी इक्विवेलेंट कितना आता है वो हम निकालना सीखेंगे। छापिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने अभी सीरीज रिजल्ट पढ़ा था, उसके जो आया था दैट इज 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। अभी हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके सामने है, इस तरह कॉम्बिनेशन रहता है आपके पास। C इक्विवेलेंट इसका कितना है वो निकाल के बताना है। तो पहले एक ट्राई आप लीजिए, पहले आप खुद करके देखिए, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहले आप खुद ट्राई लेके मुझे बताइए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट कितना आ रहा है। किया जाए इसको, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से कुछ Q चार्ज आया तो इसमें कितना जाएगा, कुछ Q1 जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा Q2 जाएगा, और यहाँ पे कुछ Q3 जाएगा, और इस पे कितना जाएगा आपके पास में Q जाएगा। सही है, यहाँ पे जो आपके पास में चार्ज था इस पे Q1 माना, इस पे Q2 माना, इस पे Q3, यहाँ पे कितना मान लिया आपने, Q मान लिया। अब होगा क्या आपके पास में, ये जो Q की वैल्यू है किसके बराबर आएगी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3।
सही है ये वाली बात, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। पर ये देखिए सभी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज V। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर कितना है आपके पास, V है। अब आप करके देखिए यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे, Q की वैल्यू तो आ गई आपके पास C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई V। मान लिया आपने एक बार के लिए कि ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कुछ V है, इज इक्वल टू क्या आएगा, C1V प्लस C2V C3V। V साफ हो गया आपके पास, C इक्विवेलेंट कितना आ गया आपके पास, C इक्विवेलेंट आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जस्ट उल्टा हो जा रहा है ना, जैसे रेजिस्टेंस में ये रिजल्ट कब आता था, जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होती थी। यहाँ पे ये रिजल्ट कब आता है, जब कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। वहां के रिजल्ट जस्ट उल्टे हो गए, तो ये बात आप बच्चों दिमाग में रखिएगा, गलती मत कर देना इसके अंदर। तो आइए हम फटाफट एक सवाल करके देखते हैं, आपको सी इक्विवेलेंट निकालने के सवाल, ताकि हमें हैबिट में आ जाए ये चीज की चीजें जस्ट बदल गई है, वैसे पुरानी वाली बातें नहीं रही अब। आपको अगेन सवाल वैसे ही करना है बिना पेन उठाए, जैसा हम रेजिस्टेंस के अंदर करते थे। इसका नाम कुछ ए है, इसका नाम कुछ बी है, और इसका नाम दिस रेजिस्टेंस मान लीजिए कुछ 15 फैराड, सॉरी ये कैपेसिटेंस 15 फैराड, मैं उल्टा बोल रहा हूं, और ये कुछ 5 फैराड आपके पास ना, और यहां पे ये कुछ आ गया आपके पास 5 फैराड। आप मुझे ये बताइए कि CAB कितना आएगा आपके पास, CAB फटाफट करके बताइए। क्या करेंगे आप, सर ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो क्या आएगा 15 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 15 प्लस 5, क्या नहीं वो नहीं आएगा सर, पैरेलल में कैपेसिटर सीधे जुड़ जाएंगे, तो ये 15 और 5 इन दोनों कॉम्बिनेशन में बन गया 20। क्लियर। अब ये वाला 20 और ये वाले 5, दिस 20, दिस होल पेयर इज 20 एंड दिस इज 5। अब ये दोनों सीरीज में है, तो ये पैरेलल की तरह जुड़ेंगे आपके पास, तो इसकी तो कैपेसिटेंस बन गई, दिस इज 20 फैराड। अब ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो इसका जो सी इक्विवेलेंट बन रहा होगा, दैट इज C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, तो ये बन गया आपके पास 4 फैराड। ये क्या बन गया बच्चों, 4 फैराड। एक रिजल्ट दिमाग में याद रख लीजिएगा, वैसे हमने पहले देख चुके हैं, कहीं और लिख लीजिएगा ना इसको, मैं यहाँ बना रहा हूँ इसको। अगर मान लीजिए दो कैपेसिटर है, इसका नाम C1 है, इसका नाम C2 है, तो यहाँ पे जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ये आ रहा है सी इक्विवेलेंट। मान दो कैपेसिटर है आपके पास में, और ये दो सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे, सी इक्विवेलेंट कितना बनेगा, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ये वैसे भी याद है, ये वहां पे रेजिस्टेंस में यूज हुआ था पैरेलल में, पर पैरेलल के रिजल्ट यहाँ पे सीरीज के बन गए, इस वजह से चीजें बदल गई। पर आप ध्यान रखिएगा भाई साहब को देख के मत कंफ्यूज मत हो जाना कि यार मतलब यहाँ पे आप कर रहे हैं 15 5 डिवाइड बाय 20, ऐसा कर देंगे 2-3 बार आप गलतियां करेंगे। पर जब भी सवाल आए थोड़ा सा कान खड़े कर लीजिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। छाप फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने है, प्रैक्टिस के लिए दिया गया ताकि आप सी इक्विवेलेंट निकालना सीख सकें। आप मुझे निकाल के बताइए CAB कितना आएगा आपके पास, सी इक्विवेलेंट कितना आएगा AB के अक्रॉस, बिना पेन उठाई करना है। अभी क्या होगा, आप क्या बोलेंगे, देखिए आप ये बोले सर ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड, इसकी वैल्यू कितनी बन गई, 12 फैराड। कितनी बन गई बच्चों इसकी वैल्यू, 12 फैराड। क्लियर। अच्छा, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड डायरेक्टली जोड़े जा सकते हैं। अच्छा, ये 12 फैराड और ये 6 फैराड दोनों सीरीज में हैं, तो कैसे जुड़ेंगे आपके पास, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, तो 12 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाय 18, तो कितना आएगा बच्चों आपके पास 4 आ जाएगा। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन की जो वैल्यू बन गई, दिस होल कॉम्बिनेशन विल बिकम, इसकी जो वैल्यू आई है आपके पास इस पेयर की, दिस इज 4 फैराड। अच्छा, ये अगर 4 फैराड आ गया आपके ऊपर, 4 फैराड और 4 फैराड दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, 2 बनेगा क्या, नहीं 8 बनेगा, दोनों जुड़ जाएंगे आपके पास, तो कितना बन जाएगा 8 फैराड। अच्छा भाई साहब, ये वाला 8 फैराड और ये वाला 8 फैराड दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो कितना बन जाएगा 4, देखिए दिस इज 4 दिस इज 4, ये 8 बन गया, ये पूरा कॉम्बिनेशन 8 और ये भी 8, और ये दोनों किस में सीरीज में है, तो CAB कितना आ जाएगा आपके पास, CAB आ जाएगा 4 फैराड। सही था क्या आप लोगों का, कर लेंगे अब इसको, ठीक। अब इसकी अपने एक और प्रैक्टिस करने क्या मतलब, अब सेम सवाल है जैसा हमने रेजिस्टेंस में किया था, मतलब डिफरेंट आपने ऐसे बनाया था एक
यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे कैपेसिटर है, आपने ऐसे जोड़ा था, इसको ऐसे जोड़ा था, सी 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 सी, अब पूछ लिया सी ए बी। सेम सवाल है, पर यहाँ पे बार बार रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि वो ऐसे सेम प्रोसेस हम कर चुके हैं, तो बार बार टाइम खराब करने को मतलब नहीं बनता। चलो ठीक है, एक ये सवाल सामने है आपके, तो आप मुझे इसको करके बता दीजिए कि यहाँ पे सी ए बी कितना आएगा। ये हम सेम सवाल हम करंट में कर चुके हैं, वहां पे कैपेसिटर की बजाय रेजिस्टेंस था। करके बताइए फटाफट सी ए बी कितना आएगा। हम भी करें। अब क्या बोल रहे हैं भाई साहब, ये वाला एक पॉइंट इस पॉइंट का पोटेंशियल ए, तो इसका पहली बात तो हमें देख के समझ में नहीं आ रहा कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, तो इसका नाम ए, इसका नाम बी, तो ये भी बी, ये भी बी, तो ये वाला पॉइंट भी बी। इसका कोई नाम नहीं है तो एक्स रख दिया आपने, क्योंकि आप इस पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते, ना ही इसका नाम ए है ना इसका नाम बी है, कुछ और है आपके पास। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट बनाया ए, यहाँ पे एक पॉइंट बनाया बी, यहाँ पे एक पॉइंट बनाया एक्स। अब देखिए पहला कैपेसिटर किसके बीच में, ए और बी के बीच में बना देते हैं, ये सी, खत्म हो गया। दूसरा किसके बीच में, बी और एक्स के बीच में, यहाँ पे बना दिया आपने, दिस इज सी, ठीक है। अगर आप बात करें नेक्स्ट वाला किसके बीच में बच्चों, एक्स और बी के बीच में, एक्स और बी के बीच में आपने बना दिया यहाँ पे, इसका नाम भी सी, एक्स और बी के बीच में। फिर अगर आप बात करें तो ए और एक्स के बीच में एक और है, इसको भी बोल दिया सी। अब आप देखिए यहाँ पे सी ए बी आ कितना आ रहा है आपके पास, सी ए बी, सी ए बी कैसे निकालेंगे, देखिए ये दोनों आपके पास में पैरेलल में है, तो कितना बन जाएगा 2c, ये पेयर कितना बन जाएगा बच्चों 2c। अच्छा 2c और c सीरीज में कितना बन जाएगा 2c/3, 2c/3, ये ऊपर वाला पूरा पेयर बन गया बच्चों 2c/3, दिस विल बिकम 2c/3। रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों आपके पास में पैरेलल में है तो डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, तो 2c हो गया, और 2c और c सीरीज में कितना बन जाएगा 2c/3, 2c/3 और c आपके पास से पैरेलल में है, दिस विल बिकम 5c/3। क्लियर। तो इस तरीके और भी सवाल थे आपके पास में कई तरीके, पर हम उनसे नहीं कर रहे हैं, हम वहां पे सीख चुके थे। यही बेनिफिट है करंट के बाद में कैपेसिटर करने का, करंट में हम सीख लेते हैं तो यहाँ पे उसको वापस करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी सवाल आएगा ऐसे में आपको सवाल दिखाई देंगे उसके, तो वहां से आप करेंगे तो हो जाएंगे। इसलिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की, कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। देखिए आर इक्विवेलेंट का जो सवाल है, जैसे इसमें सी इक्विवेलेंट है, करंट में आर इक्विवेलेंट था, आर इक्विवेलेंट के सवाल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू सी इक्विवेलेंट। जब उससे कॉम्बिनेशन निकालना होता है, रेजिस्टेंस की मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम पूछता है। बस सवाल में अगर आप देखें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम पूछा जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्यादा पूछा जाता है। तो मोस्टली टाइम सवाल रेजिस्टेंस से ही आता है इक्विवेलेंट का निकालने का। कैपेसिटेंस कभी कभी आ सकता है, पर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं दोनों में। रेजिस्टेंस में तो हम कर चुके हैं, कैपेसिटर में थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों। आइए अभी हम थोड़ी बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये एक अच्छा टॉपिक था, हमने इसको करंट एक्सिटी में पढ़ा था। वहां पे क्या था आपके पास में, रेजिस्टेंस हुआ करती थी, आप बोलते R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, देन करंट पासिस थ्रू R5 विल बी 0। सिमिलर कंसेप्ट यहां पे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे देखिए, कुछ नया नहीं है, वैसा ही है, सेम डिट्टो। इसका नाम है आपके पास में C1, इसका नाम है बच्चों C2, इसका नाम है C3, इसका नाम क्या है C4, इसका नाम क्या है बच्चों C5। इस वाले पॉइंट का नाम है A, इस वाले पॉइंट का नाम है B। क्लियर, ऐसा सेटअप है। ये C1, C2, C3, C4 और ये C5। अगर हम बात करेंगे इफ, क्या था रिजल्ट अगर आप व्हीटस्टोन ब्रिज का देखेंगे, इफ C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, इफ C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, देन क्या बच्चों, चार्ज ऑन C5 विल बी 0, विल बी 0। अगर ये सेटअप आपके पास में आएगी C1/C2 दिस बाय दिस इज इक्वल दिस बाय दिस, तो भाई साहब इस कैपेसिटर का कोई मतलब नहीं है, इस पे कोई चार्ज आएगा नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें व्हीटस्टोन ब्रिज मिली तो हम क्या कर सकते हैं, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप C5 को हटा दो, और दूसरा तरीका क्या था, C5 की जगह एक वायर लगा दो। क्यों, क्योंकि इस पे चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल बराबर होगा। तो यहां पे आप व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या क्या कर सकते हैं, वी कैन रिमूव कैपेसिटर C5, आप C5 कैपेसिटर को रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप सेकंड केस क्या कर सकते हैं, यू कैन शॉर्ट
you can you can use we can use result that potential of x is equal to potential of y. आप दोनों काम कर सकते हैं, या तो आप इसको हटाई दो, खत्म करो कहानी इसकी, नहीं तो चाहे तो आप इसका और इसका पोटेंशियल बराबर बोल सकते हैं। सही बात है, क्योंकि इस पे चार्ज जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। तो आप चाहे तो इसको एक वायर से शॉर्ट भी कर सकते हैं। वी कैन जॉइन पॉइंट x एंड y बाय ए वायर। चमक गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ये बात, कुछ नया नहीं है। आप इसे खुद ड्राइव कर लीजिएगा, इजीली आपको डेरिवेशन मतलब करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे Q1 मानना, यहाँ पे Q2 मानना, तो यहाँ पे भी Q1 और यहाँ पे भी Q2। फिर आप क्या बोलेंगे, इसके क्रॉस पोटेंशियल इसके क्रॉस बराबर होगा। आप फटाफट करेंगे जो रिजल्ट मिल जाएगा। कर पाएंगे ना बच्चों? डेरिवेशन में नहीं करवा रहा हूं, आप कर सकते हैं। इस पे चार्ज मान लेना कुछ Q1, इस पे भी कितना आएगा, फिर Q1, इस पे कितना Q2, इस पे भी कितना Q2। फिर आप क्या बोलेंगे, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इसके। आप दोनों का बराबर कर दीजिए, तो यहां से Q1 बाय Q2 की वैल्यू आएगी आपका C1 बाय C2, यहां पे आया Q1 बाय Q2 C3 बाय C4, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर? हम कर चुके हैं ऐसा करंट के अंदर, इस वजह से हम इस डेरिवेशन को यहां पे नहीं कर रहे हैं। सवाल पे आगे बढ़ते हैं, सीधा हम सवाल करते हैं। आप मुझे ये बताइए, यहां पे ऐसे एक कैपेसिटर बना दिया हमने जो व्हीटस्टोन ब्रिज की शेप में है, ऐसा बना देता हूं मैं इसको। ये यहाँ पे 5 फेराड और ये बच्चों यहाँ पे 10 फेराड, ओके। और यहाँ पे आप मान लीजिए कुछ, दिस विल बी 20 फेराड एंड दिस विल बी 40 फेराड, और इसकी वैल्यू कुछ 2 फेराड मान लीजिए। इस वाले पॉइंट का नाम कुछ x है, इस वाले पॉइंट का नाम कुछ y है। आप मुझे बताइए CXY कितना आएगा। CAB बोल दो, कि AB अच्छा लगेगा ना, इसका नाम A मान लो बच्चों, इसका नाम B मान लो। सवाल ये भाई साहब CAB कितना आएगा, ये आपको निकालना है। आप इसको छाप लीजिएगा इस पोर्शन को, पहले मैं इसको मिटाऊंगा अभी। आप निकाल के बताइए, इसको छाप लीजिए, पहले मैं मिटा रहा हूं इस पोर्शन को। हुआ, सिंपल सवाल था, आपको समझ में आ रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसको ऐसे बना सकते हैं आप, ऐसे बना दिया आपने। दिस विल बिकम 5 फेराड, दिस विल बिकम 20 फेराड, ये बन गया 10 फेराड, ये बन गया 40 फेराड। इसका नाम बच्चों कुछ ए हो गया, इस वाले पॉइंट का नाम बच्चों कुछ बी हो गया। सही है। अब आप क्या बोलेंगे भाई साहब, इन दोनों का सी देखिए, ये दोनों किस में, सीरीज में है। अगर ये दोनों सीरीज में, इसका सीक्वेंट कैसे निकालेंगे? क्या बोल सकते 20 + 5 25? नहीं बोल सकते भाई साहब, ये रेजिस्टेंस नहीं है, कैपेसिटर है। तो इसका जो सीक्वेंट बनेगा वो तो बनेगा 100 बाई 4 फेराड। ये एक फेमस रिजल्ट है 25 का, बट 20 और 5 होता है तो सीक्वेंट सीरीज में 4 फेराड बनता है। यहां पे आप देखिए, इसको करके बताइए कितना आ रहा है आपके पास। दिस विल बिकम 400, ऊपर कितना है 400 डिवाइड बाय 50, तो कितना बन गया बच्चों, ये 8 फेराड। दिस विल बिकम 8 फेराड। सही है। अब आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं, सर जी ये 4 फेराड, यहाँ पे 8 फेराड, दोनों पैरेलल में, तो CAB कितना आ गया आपके पास, 12 फेराड। अगर मान लो मास्टर कभी गलती कर दे ऐसा कि मतलब सीरीज का रिजल्ट डायरेक्टली मतलब जस्ट उल्टा कर दे, क्योंकि रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस हमारी भी ज़्यादा ही है, तो अगर कभी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से मैं सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ध्यान नहीं रख रहा हूँ जब भी सीक्वेंस निकाल रहा हूँ, तो मैं गलती ना करूँ। तो जब सीरीज में है आपके पास में, तो आपको C1 C2 डिवाइड बाई C1 + C2 लगाना है, और पैरेलल में है तो C1 + C2 डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको छापिए, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बस जो बेसिक थे वो तो हमने सारे करंट में कर लिए थे ना। वो सवाल होगा जिसमें हमें दिखाई नहीं देता सीरीज में है कि पैरेलल में है, हम सर्किट रीड्रॉ करते थे, तो कुछ पार्ट तो हमने कुछ सवाल वहाँ पे कर लिए थे। हम थोड़ा हमें नया सवाल लेके आए हैं, और थोड़ा सा आपको अच्छा भी है सवाल करने में, थोड़ा जोर भी आएगा। पर आप मुझे करके बताइए CAB कितना है। थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा, CAB आपको निकालना है। आप वो वाला बेसिक कंसेप्ट यूज कीजिएगा। जब आपको देख के समझ में आए सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो आप क्या करते हैं, तो आप सर्किट रीड्रॉ करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जरूरत पड़ेगी रीड्रॉ करने की। आप मुझे करके बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है।
अभी कर लिया, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, करके देखते हैं इसको कि हमसे हो पा रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो इस पॉइंट का नाम रख दिया ए, इसका नाम ए, तो इसका नाम ए, आगे नहीं जा सकते, यहाँ पे ए, इससे भी आगे नहीं जा सकते, यहाँ पे भी रास्ता बंद, तो इसका नाम रख दिया बी, इसका भी बी, इसका भी बी, यहाँ से भी ऊपर नहीं जा सकते, यहाँ से भी जा सकते, इसका नाम रख दिया एक्स। अब इसका एक्स पर ये वाला पॉइंट तो बच गया भाई साहब, इसका नामकरण तो नहीं हुआ, तो इसका भी नामकरण कर दिया, एक नया नाम रख दिया, कितना, वाई। अब आप यहाँ पॉइंट बना लीजिए, ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट एक्स और ये वाला पॉइंट वाई। मास्टर ने बताया जब 4 पॉइंट आए ना, तो जिनके अबाउट निकालना है वो ऐसे ऐसे लिख दो और दोनों ऊपर नीचे रखो। हो सकता है भी इसमें केस थोड़ा सिंपल बनता है, अगर ऊपर नीचे रखेंगे तो कहीं और बनाएंगे तब भी बनेगा, पर थोड़ा देखने में थोड़ा दिक्कत होगा। सबसे पहला कैपेसिटर देखते हैं, ये वाला देखिए, यहाँ पे ये वाला वाई माना बच्चों आपने, तो ये भी वाई बन जाएगा भाई साहब। तो आप क्या बोलेंगे, ये वाला जो कैपेसिटर है वो किसके बीच में, ए और वाई के बीच में, ए और वाई के बीच में, तो बना दिया आपने ए और वाई के बीच में कैपेसिटर, सी कैपेसिटर इसका, फिर खत्म होगी बात। ये वाला किसके बीच में, ए और एक्स के बीच में, आइए इसको बना देते हैं, ए और एक्स के बीच में, ये भी साफ हो गया। ये वाला किसके बीच में बच्चों, एक्स और वाई के बीच में, कुछ व्हीटस्टोन जैसा नहीं लग रहा क्या ये, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। अच्छा ये बना दिया एक्स और वाई के बीच में, फिर देखते हैं भाई साहब ये वाला किसके बीच में, एक्स और वाई वाला खत्म, वाई और बी के बीच में, आओ भाई वाई और बी के बीच में बना दिया, चलो बहुत बढ़िया, ये खत्म। ये किसके बीच में, एक्स और बी के बीच में, ये एक्स और बी के बीच में बना दिया, चलो क्लियर, ये भी खत्म। अब ये लास्ट है ए और बी के बीच में, इसको यहां पे बना दो वैसे, ए और बी के बीच में, सही सही बनाया मैंने। अगर हम ऐसे करेंगे तो हम क्या बोलेंगे भाई साहब, ये वाली कैपेसिटेंस जो आपके पास में सी है, ये भी सी है और ये भी सी है और ये भी सी है, तो यार ऊपर वाला कॉम्बिनेशन तो व्हीटस्टोन बन गया। ये ऊपर वाला कॉम्बिनेशन व्हीटस्टोन दिखाई दे रहा है आपको, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, मतलब इस रजिस्टर, इस कैपेसिटर को हटाया जा सकता है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब काम आसान हो गया, देखिए ये सी और सी, 2c क्या नहीं, दिस इज c/2, ये कॉम्बिनेशन कितना है बच्चों, c/2, और ये वाला कॉम्बिनेशन भी कितना है, c/2, c/2 और c/2 नेट जोड़े कितना बन गया, c बन गया। अच्छा ये c और ये c, 2c बन गया, सी ए भी कितना है बच्चों आपके पास, 2c है। तो आपको कभी भी सर्किट देख के समझ में ना आए सर्किट कैसे सॉल्व करें, सर्किट रीड्रॉ कीजिए। ऐसा भी हो सकता है आपको सिमेट्रीज दिखाई दे, जो हमने वहां पे पढ़ी थी, कौन कौन सिमेट्री थी, लाइन ऑफ सिमेट्री थी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी, उसके सवाल हम यहाँ पे नहीं करेंगे, पर कभी सवाल वैसा आए तो आप वो सेम सिमेट्रीज यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये बात आप लिख लीजिएगा, वी कैन यूज लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन कैपेसिटर ऑल्सो, इन कैपेसिटर ऑल्सो। पर सी इक्विवेलेंट के ज्यादा केस मैं पहले ही बता चुका हूं, मतलब इक्विवेलेंट के ज्यादा केस रेजिस्टर से पूछ जाते हैं, कैपेसिटर में कम पूछे जाते हैं, पर कभी आपको जरूरत पड़े लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, तो आप यूज कर लेना। पर उसमें ध्यान ये रखना कि लाइन ऑफ सिमेट्री में क्या था, करंट बराबर था ना, जो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या थी, एक ऐसी लाइन जिसके बोर्ड सर्किट सिमेट्रिक हो, इनपुट और आउटपुट एक दूसरे की मिरर इमेज हो। उस वाले में क्या होता है, जो ब्रांचेस एक दूसरे की मिरर इमेज होता है उनमें से इक्वल करंट जाता है, यहां पे क्या हुआ, उनमें इक्वल चार्ज जाएगा। एक्सिस सिमेट्री में सेम बात थी कि भाई साहब जो पॉइंट एक दूसरे के मिरर इमेज है, एक्सिस सिमेट्री याद कीजिए, उसमें एक ऐसा एक्सिस है जिसके बोर्ड सर्किट सिमेट्रिक है, इनपुट और आउटपुट उसी एक्सिस पे लाई करते हैं, और उस वाले केस में क्या होता है, जो इनपुट और आउटपुट पॉइंट होते हैं वो उसी लाइन पे लाई करते हैं, तो उसको आप एक्सिस सिमेट्री बोलते हैं। अच्छा उसमें क्या करना होता है, उसमें जो पॉइंट एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, जो पॉइंट एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं उनका पोटेंशियल बराबर होता है, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप छापिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। ऐसी सीरीज हम देख चुके थे, हमने करंट एक्सिटी में देखा था, सेम ऐसे सवाल है, आपको मुझे निकाल के बताना है भाई साहब कि CAB कितना आएगा, CAB कितना आएगा। अप्रोच याद है ना, जो अप्रोच उसमें थी वही अप्रोच हमें यहां पे लगानी है, करके बताइए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। हाँ भी हुआ, हम ऐसे बोलेंगे सर CAB की वैल्यू हम मान लेते हैं x, CAB की वैल्यू बच्चों कितनी मान ली, x मान ली। अगर इसका नाम P रखूं, इसका नाम Q रखूं, तो CPQ भी x ही होगा, CPQ भी x होगा। क्यों होगा, बिकॉज इनफाइनाइट में से अगर आप एक लूप कम कर देंगे तो इक्विवेलेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम कैसे प्रोसीड करते थे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, दिस विल बिकम 1 फैराड, ये 1 फैराड है, ये 2 फैराड का है आपके पास में, और यहाँ पे इसके पैरेलल में कुछ x बना दिया, क्योंकि ये CPQ आपके पास इसका जो R इक्विवेलेंट है वो कितना है, x है, और आपको पता है कि यहाँ पे जो CAB है वो भी x है। तो आओ प्रोसीड कर लेते हैं फटाफट। इसकी वैल्यू कितनी बनी बच्चों, 2 + x, ये इन दोनों का 2 + x बना, पैरेलल में कंबाइन करेंगे आप तो 1, और यहाँ पे बन गया 3 + x,
देखिए इन दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल में है तो कितना बन जाएगा 2 प्लस एक्स, फिर ये दोनों सीरीज में बनेंगे आपके पास पे तो 2 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1 और ये 3 प्लस एक्स, और ये किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। अब सवाल खत्म हो गया, ये आप इसको सोल्व कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर, तो रिजल्ट आया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा रिजल्ट आ रहा है आपके पास। अब आप इसके रूट निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 4 माइनस 4ac, यहाँ पे आ गया 8 डिवाइड बाई 2a, ये आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो वहां पे 8 बन गया। अब आप इसको सोल्व करें, x की वैल्यू जो आपके पास आई बच्चों दिस इज माइनस 1 प्लस रूट 12 है ना ये, तो यहाँ पे रूट 3 बन जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी रूट 3 माइनस 1 फैराड। ठीक है, तो सिंपल आता है यार, इसके जो सवाल आते हैं वो हम पहले प्रैक्टिस कर भी चुके हैं, इसके बाद में आगे करने की जरूरत नहीं है। अब वो करना क्या है भाई साहब, ये सेम प्रोसेस सी ए भी आप लिख लीजिए, फिर एक ब्रांच को हटा के लिखेंगे तब भी उतनी कैपेसिटेंस आएगी, आप उसको ऐड कर लीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों, आप इसको छाप लीजिए।